हेलो एंड वेलकम बैक। सो हम वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर और ये हमारी वीडियो नंबर 8 है। और इसमें हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने ये बात भी की थी कि टेम्परेचर किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया था। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने यहाँ देखना है, वो ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। सो मैंने थोड़ी बहुत आपको एक्सप्लेन कर दी थी, मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी in addition to kinetic energy which the particle must pose, which the particle must poses for effective collision is called एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी। तो इट इज़ एन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि पार्टिकल को रिक्वायर्ड होती है फॉर इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो होनी चाहिए, मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी उसको चाहिए वो तो चाहिए, उसके अलावा थोड़ी बहुत और एनर्जी भी चाहिए जिससे इफेक्टिव कोलिजन हो सके, एंड देट इज नाउन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी। सो कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, जब भी वो रिएक्ट करता है तो अगर उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगा तो कभी भी वो पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और हर रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ना, गैस जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, ठीक है, गैस एक्सप्लोजन जो होती है ना, तो गैस के लिए ना, इसको आग पकड़ने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होता है। लाइक आप जब घर में गैस लीक हो एंड स्विच ऑन करें तो उस दौरान जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है ना, उतना एनर्जी काफ़ी होता है गैस को रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो जो ही थोड़ी सी स्पार्क मिल जाती है ना एनर्जी, वो कंबंशन शुरू हो जाता है और एकदम से धमाका हो जाती है। यानी जो मीथेन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होते हैं, जैसे फर्मेंटेशन हो गया। इट टेक्स अबाउट 3 to 4 days टू ऑकर। ठीक है, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगा तो रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, फास्टर विल बी द रिएक्शन। ठीक है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा, ठीक है, सो हाई एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर विल द सोलोवर विल बी द रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आपने याद रखना है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें जिस रिएक्शन का भी कम होगा ना, वो बहुत फास्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ना हमारे पास दो चीज़ें हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ना हमारे पास एक होना चाहिए इफेक्टिव कोलिजन, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक होनी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन, एंड दूसरा हमने डिस्कस किया था राइट ओरिएंटेशन। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। इफेक्टिव कोलिजन से क्या मुराद है, यानी हर मॉलिक्यूल के पास, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी हो कि वो एक्टिवेशन एनर्जी पीक को पार कर ले। जबकि जो राइट ओरिएंटेशन हमने क्या बात की थी, जो राइट ओरिएंटेशन के बारे में मैंने कहा था कि जो मॉलिक्यूल जो रिएक्ट कर रहा है ना, वो अपने जैसे मॉलिक्यूल से नहीं बल्कि दूसरे जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना, उसके साथ वो कोलाइड करना ज़रूरी है, उसको कहते हैं राइट ओरिएंटेशन। सो ज़रा हम यहाँ समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। इसके डेफिनेशन हमें पता चल गई कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो है A2 जो कि रिएक्ट कर रहा है B2 के साथ।
और इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाना है, ए बी मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले इनकी रिएक्शन के लिए ना ए के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक होना चाहिए, और बी के दरमियान जो बॉन्ड है ना उसको ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो ए बॉन्ड है इसको ब्रेक होना चाहिए, और फिर बी बॉन्ड है इसको ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इतना एनर्जी मिल जाता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनकी इफेक्टिव कोलिजन तो हो रहा है। ठीक है, यानी ए मॉलिक्यूल बी के साथ टकरा रहे हैं, और राइट ओरिएंटेशन से मुराद क्या है, ए का बी से टकराना चाहिए। ए का ए से दूसरे ए से टकराएंगे तो दो उसको हम राइट ओरिएंटेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन भी है, राइट ओरिएंटेशन भी है, तो क्या होता है, ए बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ, ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और ए बी जो बॉन्ड है ना, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। बी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ए बी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ए बी फॉर्म हो रहा है। सो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो जब उसको राइट एनर्जी मिल जाता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी पीक को ये पार कर लेता है, सो ये इस तरह का एक कम्प्लेक्स बनाता है जो थोड़ी देर के लिए रहता है। इसको कहा जाता है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, फिर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कुछ लम्हे के लिए रहता है, और यहाँ पर ए बी बॉन्ड बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या बन जाता है, ए बी बॉन्ड बन जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, नया बॉन्ड फॉर्म होने के लिए वो फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाए, यानी इन दोनों का कोलिजन होना बड़ा ज़रूरी होता है। और कोलिजन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इसके पास होनी चाहिए, और वो राइट ओरिएंटेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी को हम इस तरह से समझते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये ग्राफ है। ठीक है, और ये हमारे पास एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी है, और ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। सो क्या होता है, अगर ये रिएक्टेंट है और इसको कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए बी बनना है ना। ठीक है, यहाँ पर बनना है ए बी, तो मैं ज़रा यहाँ पर ड्रा करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर मैंने बनाना है ए बी। ठीक है, और यहाँ पर ए प्लस बी रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो ए की जो एनर्जी है वो कितना होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो इस पीक को, ये जो हाई एनर्जी नज़र आ रहा है ना, इस मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस हिल को क्लाइम कर सके और यहाँ पहुँच सके। जो ही वो यहाँ पहुँचेगा और बी भी इस पीक को क्लाइम करके इतना उसको एनर्जी मिलेगी कि वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से रोल डाउन होके वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्रोडक्ट बनने के लिए ना उसको एक हिल को पार करना है, एक एनर्जी हिल को पार करना है। और हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ए मॉलिक्यूल है ना, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, और बी मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो एनर्जी को कहाँ यूज़ करेंगे, जो यहाँ हिल की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इन इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि कोलिजन होने के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ना, तो इतना एनर्जी हो कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्जन को ओवरकम करके ना ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सके। तो फर्स्ट ये जब मूव करेंगे एक दूसरे के करीब बहुत तेज़ी से आएंगे, लेकिन जो ही करीब पहुंचेंगे ड्यू टू रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये स्लो डाउन हो जाएंगे। और अगर इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक रिपेल करके ना एक दूसरे से टकराएंगे। टकराएंगे का मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, और इसका मतलब है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, इतना वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की सलाहियत उनमें आ जाती है। फिर वो यहाँ से रोल डाउन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से एक्टिवेशन जो एनर्जी होता है वो मॉलिक्यूल के अंदर पोज करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी होगी मॉलिक्यूल के दरमियान, तो वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो रोल डाउन होकर दोबारा से रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, वो हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे दो तरह के रिएक्शंस होते हैं ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो हमें बताएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या डिफरेंस होता है। सो अगर ये हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, इसको भी मैं एनर्जी कर लेता हूँ, और मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिएक्टेंट है यहाँ पर, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ना ये जब रिएक्ट करेगा तो उसको इस पीक को पार करना पड़ेगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसको क्या करना पड़ेगा, इस पीक को जिसको मैंने अभी बात की थी, यहाँ पर क्या बनेगा, कम्प्लेक्स बनेगा, ये वाला एक्टिवेशन कम्प्लेक्स बनेगा।
फिर यहाँ पर जाके ये जो है ना ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इनको इस हिल को पार करके फिर ये देखो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है ना वो लो होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ इसकी एनर्जी यहाँ पर है ना, तो ये जो डेल्टा एच है ना ये वो एनर्जी है जो हमें बाहर रिलीज होता हुआ नजर आता है। यानी ये कौन सा होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। यानी इतना एनर्जी इसको मिल जाए ना, इतना एनर्जी, ठीक है, इतना एनर्जी इसको मिल जाए, एब्जॉर्ब करता है, फिर ये नीचे आता है तो बहुत डाउन तक आता है ना। ठीक है, इसका मतलब है ये जो डिफरेंस आ रहा है ना ये क्या है, ये वो है जो बॉर्न फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होता है। इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और रिएक्शन हो जो इंडोथर्मिक हो, ठीक है, तो वो यहाँ से प्रोसीड करेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस किस चीज़ का होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है ना, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। सो यहाँ से देखो अगर हम बात करें ना तो ये दिस इज़ द एक्टिवेशन पीक, ठीक है, ये वो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, ठीक है, यानी रिएक्टेंट को इतना एनर्जी मिलना चाहिए कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बाकी ये जो एनर्जी है जो रिएक्टेंट में हमारा डेल्टा एच नज़र आ रहा है ना, ये एनर्जी आपको कंटिन्यूअसली बाहर से देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कंटिन्यूअसली ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। तो इंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, और जब तक आप कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे ना तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। यानी एक तो एक्टिवेशन एनर्जी इसको मिलना चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ बाहर से और एनर्जी आप देंगे जो कि ये एब्जॉर्ब करेगा, तभी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों ग्राफ को रीड करके बता सकते हो कि एक्सोथर्मिक कौन सा होगा और इंडोथर्मिक कौन सा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।